पे फोकस करना है तो आप एक सैम्पल पेपर लाइए, उसे लगाइए और एक चीज़ नेट से आपको क्या करना है, लेना है एक OMR शीट डाउनलोड कर लेना है और उसका प्रिंट आउट निकलवा लेना है। हेलो क्लास 10 स्टूडेंट, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, कल आपकी डेट शीट आ चुकी है और अब आपके पेपर को केवल 40 स्टूडेंट बचे हैं। तो अब क्या है ना, बहुत से ऐसे स्टूडेंट होंगे जिन्होंने कुछ भी नहीं पढ़ा होगा और बहुत से ऐसे होंगे जिन्होंने सब कुछ पढ़ लिया होगा। तो मैं उन दोनों के लिए केवल एक सजेशन लेके आया हूँ। अगर आपको अच्छा लगे तो आप अप्लाई कीजिएगा, ना लगे तो नहीं कीजिए। तो उसके पहले बात करते हैं फर्स्ट कैटेगरी की, या फिर उन लोगों की जिनने सब कुछ पढ़ लिया है। पहले उनकी बात कर लेते हैं, फिर उसके बाद बात करेंगे जिनने कुछ नहीं पढ़ा है। तो अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हैं जिनने सब कुछ पढ़ लिया है तो अभी आपके पास 40 डेज हैं, जो कि बहुत ज़्यादा है। तो उनमें आप अपने रिवीजन और प्रैक्टिस पर बहुत ज़्यादा फोकस कीजिए। मतलब आपको क्या करना है, हर एक सब्जेक्ट में सब्जेक्ट बाय रिवीजन करना है। ऐसे नहीं सबका एक मेथड नहीं होना चाहिए, सबका रिवीजन का अलग अलग मेथड होना चाहिए। जैसे कि अब मैथ की बात करें तो मैथ की बात आप ऐसे नहीं कि स्टार्टिंग से जो सर ने लिखा है उसको रिवीजन नहीं, जो मेन क्वेश्चन है उन्हें देखिए, उन्हें देख के उन्हें लगाइए। जो नए क्वेश्चन है आप देखिए, आपके NCERT में ऐसे कौन से क्वेश्चन है जिसमें आपको डाउट है थोड़ा बहुत, तो उसे क्लियर कीजिए। रिवीजन का मतलब है जो चीज़ आपको नहीं आ रही है एक बार सब चीज़ों को देख लो अच्छे से, तो वो ठीक है, तो आप ऐसे मैथ का रिवीजन कर सकते हैं। अब बात आती है साइंस में, तो साइंस में जैसे फिजिक्स है तो फिजिक्स के आप न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब जैसे केमिस्ट्री में, तो केमिस्ट्री में जो इक्वेशंस हैं और एसिड बेसिड में आप ये देख सकते हैं कौन का किसका कलर किस में चेंज होता है और इक्वेशन पर फोकस कर सकते हैं। और बात आती है बायो की, तो बायो में आप डायग्राम पर फोकस कर सकते हैं, क्योंकि अगर आपको बायो में डायग्राम समझ में आ जाएंगे तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो ऐसे आप अपना रिवीजन कर सकते हैं। फिर बात आती है प्रैक्टिस की, तो अभी आपके पास 40 डेज हैं, जिसमें आप 20 डेज में मिनिमम आप रिवीजन कर लेंगे। अगर आपको सब कुछ पढ़ा है तो फिर आपको 20 डेज क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी है। अगर आप सब कुछ पढ़ चुके हैं, रिवीजन कर चुके हैं, तो बस आपको केवल और केवल प्रैक्टिस पे फोकस करना है। तो आप एक सैम्पल पेपर लाइए, उसे लगाइए और एक चीज़ नेट से आपको क्या करना है, लेना है एक OMR शीट डाउनलोड कर लेना है और उसका प्रिंट आउट निकलवा लेना है। फिर उसकी करवा लेना फोटो कॉपी, जिससे आप OMR शीट में क्या कर सकें, आप अपनी प्रैक्टिस कर सकें सर्कल बनाने की। क्योंकि इस बार शायद आपके जो पेपर आएंगे वो शायद OMR शीट में हो, तो अगर फिर आपकी अगर प्रैक्टिस उतनी नहीं होगी तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसलिए आप OMR शीट में प्रैक्टिस कर सकते हैं, तो आप ये सब कर सकते हैं। तो अगर आप पढ़ चुके हैं तो सबसे ज़्यादा आप अपनी प्रैक्टिस और रिवीजन पे फोकस करिए। अब बात करते हैं ऐसे स्टूडेंट्स की जिनने बिल्कुल नहीं पढ़ा है। तो आप उन्हें मन में लग रहा होगा डर, क्या करें। डर तो जनरली सभी को लग रहा होगा और कॉमन है, मुझे भी लगा था जब मेरी 10th थी, तुम लोगों को भी लग रहा होगा। तो देखिए, आप लोगों को डरना नहीं है, बस जो मैं बता रहा हूँ उसे ध्यान से सुनो और समझो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। देखो, अगर आपने कुछ नहीं पढ़ा है और अगर आप ऐसी जगह पर रहते हैं जहाँ कोचिंग अवेलेबल है और आपके पास पैसे की कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब आप कोचिंग अफोर्ड कर सकते हैं, तो मैं ये कहूँगा कि आप कोचिंग में ही जाकर अपनी प्रिपरेशन करें। बहुत सी ऐसी कोचिंग होती हैं जो आपसे एक प्राइस में आपका पूरा कोर्स करवा देंगी, 1 महीने में काफ़ी होता है, 1 महीना वो आराम से करवा देंगे आपको, बस आपको अच्छे से पढ़ाई करनी पड़ेगी। तो आप वहाँ जा सकते हैं। हाँ, अगर आपके पास पैसे की प्रॉब्लम है या फिर आप ऐसी जगह पर रहते हैं जहाँ पर आपके पास कोचिंग नहीं है, तो आप लोगों के लिए एडमंत्रा में संजीव सर ने एक बैच निकाला है, T1 स्पीड रिवीजन बैच, तो आप उसको ले सकते हैं। मैं कहूँगा अगर आपके पास पैसे की प्रॉब्लम नहीं है और अगर आपके पास कोचिंग है तो मैं कोचिंग को ही सपोर्ट करूँगा, ऑफलाइन कोचिंग। और अगर आपकी पैसे की प्रॉब्लम है या फिर कोई भी समस्या है तो मजबूरन आपको T1 स्पीड बैच ज्वाइन कर सकते हैं, उसमें भी कोई समस्या नहीं। लेकिन ऑफलाइन में जो पढ़ाई हो सकती है, मैं नहीं समझता कि वो ऑनलाइन में हो सके। ऑनलाइन में ठीक है, लेकिन हम भी इंसान हैं, कभी आलस कर जाते हैं, कभी मन नहीं होता पढ़ने का, इंसान है, गलती तो होती रहती है। तो इस वजह से मैं कहूँगा कि आप ऑफलाइन में जाएं, थोड़ा ज़्यादा पैसा लगे लेकिन लग जाए, लेकिन आप ऑफलाइन में जाएं, वहाँ आपकी अच्छी प्रैक्टिस और सब कुछ, पढ़ाई का माहौल भी बन जाता है वहाँ पे, तो आप ऑफलाइन में जाकर अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। देखो, डरने की कोई बात नहीं है। एक चीज़ मैं इसे एक कहानी या एग्जाम्पल से समझाना चाहूँगा कि देखो, मैं ऐसे एक कहानी की से आपको एक समझाना चाहूँगा ये बात कि जैसे आप हैं और आप अगर एक साइकिल पर हैं और आप कहीं जाना चाह रहे हैं, जैसे आप अपने स्कूल के लिए निकले या फिर कहीं के लिए निकले। देखो, अगर वो डिस्टेंस ज़्यादा दूर है, ठीक है, अगर आप भगा के जाओगे फिर रुक जाओगे, थक जाओगे तो रुक जाओगे, फिर भगा के जाओगे फिर थक जाओगे फिर रुक जाओगे, तो इससे अच्छा ये है आप धीरे धीरे चलो, धीरे धीरे चल के जाओ पर रुको मत। तो यही है, 1 महीने का टाइम है आपके पास, अभी टाइम है, लेकिन इस टाइम में आपको रुकना कहीं पर नहीं है। पहले धीरे धीरे चलो लेकिन चलते रहो, मतलब अपनी प्रिपरेशन हमेशा चालू रखो। कभी प्रिपरेशन 1 महीने में बंद नहीं होनी चाहिए किसी भी हालत में।
चाहे किसी की शादी हो, चाहे कुछ भी हो, प्रिपरेशन आपकी बननी होनी चाहिए। मैं गारंटेड कहता हूँ आपकी प्रिपरेशन अच्छे से हो जाएगी और आपके एग्जाम भी अच्छे से जाएंगे। लेकिन आपको ध्यान रखना है, अगर आप ये समझो कि साइकिल पे हो, आपको बोर्ड एग्जाम की नंबर्स तक जाना है, मतलब वो आपका एम है, आपको वहाँ तक पहुँचना है। तो आप साइकिल से निकल चुके हो तो आपको एकदम ऐसे नहीं कि रुक जाओ, और रुकोगे तो फिर स्पीड में भागना पड़ेगा, भागोगे तो थकोगे, फिर थकोगे तो फिर से रुकोगे, तो उससे प्रिपरेशन अच्छी नहीं हो पाएगी। इसलिए आपको साइकिल पे बैठे हो तो हमेशा चलते रहो, चलते रहो, चलते रहो। अगर धीरे चलोगे तो थकोगे नहीं, और थकोगे नहीं तो रुकोगे नहीं तो आपकी प्रिपरेशन पूरी हो जाएगी। रुकने से अच्छा है धीरे धीरे चलो, लेकिन कभी मत रुको, ये चीज़ ध्यान रखना। हाँ, अगर आप धीरे धीरे चलोगे, कभी आपको अगर फास्ट भी भागना पड़े तो आप फास्ट भाग सकते हो, क्योंकि आप थके तो हो नहीं, तो उस मूवमेंट पे आप फास्ट भाग सकते हो, लास्ट मूवमेंट पे। लेकिन अभी से आपको धीरे धीरे चलते रहना है अपनी प्रैक्टिस, या फिर चाहे आप बिल्कुल ना पढ़ा हो, चाहे आपने पढ़ चुके हो, दोनों लोगों के लिए ये बात है। तो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन। और मेरी साइड से ऑफलाइन सपोर्टेड है, अगर आप ऑफलाइन अफोर्ड कर सकते हो तो आप ऑफलाइन अफोर्ड कीजिए, और सब्जेक्ट को उसी के मेथड के हिसाब से पढ़िए। जैसे मैथ में प्रैक्टिस ज़्यादा चाहिए है, इंग्लिश में जो चैप्टर्स हैं उनके जो मेन पॉइंट्स हैं उन्हें पकड़ा करो। जैसे इंग्लिश में एक बात बताता हूँ, जैसे कोई चैप्टर हो तो उसमें जो मेन कैरेक्टर है उनका नाम, जो मेन घटनाएं हैं वो, या फिर कोई पेट का नाम है वो, प्लेस का नाम है उसे याद कर लो, या कोई डेट है उसे याद कर लो, तो पूरा चैप्टर अपने आप समझ में आ जाएगा। बस जो आप मेन याद कर लोगे तो इससे ही आपका पूरा चैप्टर हो जाएगा। ऐसे हिंदी में आपको करना है, ठीक है। ग्रामर में थोड़ा समझ के ज़्यादा समझने की बात है तो उसमें ज़्यादा समझ लो, हैं। और बात आई सोशल की, तो सोशल में भी आपको मेन चीज़ें रखनी है, कब हुआ था, कैसे, किसने किया था, उसमें नेम ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं, ठीक है। तो वो फ्लो चार्ट अपने आप बन जाता है। जैसे बात आती है साइंस की, तो साइंस में बायो में डायग्राम अच्छे से देख लो, मतलब समझ लो, पढ़ लो, उसमें मैकेनिज्म समझ लो। जैसे फर्स्ट चैप्टर है आपका, तो फर्स्ट चैप्टर में रेस्पिरेशन है, डाइजेशन है, तो इसके डायग्राम अच्छे से देख लोगे तो आपको हर एक चीज़ समझ में आ जाएगी। मैथ में क्वेश्चन अच्छे से प्रैक्टिस कर लो। तो बस कुछ नहीं है, बस तुम्हें क्या करना है, रुकना नहीं है कहीं पर भी, चलते रहना है, बस हमेशा चलते रहना है। बहुत अच्छी प्रिपरेशन होगी और बहुत सिंपल पेपर आएगा, क्योंकि फर्स्ट टाइम है और फर्स्ट टाइम हमेशा चीज़ सिंपल आती है। बस आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करनी है। और चाहे आप लोग प्रिपरेशन मतलब आपकी हो चुकी हो, पढ़ाई कर चुकी हो या ना कर चुकी हो, आप दोनों लोगों को OMR सीट की प्रैक्टिस पक्के में करनी है, ठीक है। OMR सीट की प्रैक्टिस पक्के में कर लेना, पक्के में, तो आपके पेपर बहुत अच्छे जाएंगे। और 40 मार्क्स के पेपर आने हैं, 40 दिन है, 40 मार्क्स में 1.5 घंटा मिलेगा आपको, बहुत आराम से पेपर हो जाएगा। बस मेन फैक्ट याद रखो, हर एक चैप्टर में मेन फैक्ट, मेन क्या है ये देखा करो, क्या मेन है, बस उसी को याद रखो। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन। ऐसे ही आपकी पढ़ाई में हेल्प करने के लिए मैं हमेशा आप लोगों के लिए सपोर्ट हूँ। थैंक यू।